तो पहले मैं रन करके दिखाता हूँ, ध्यान से इसको समझना। तो जैसे ही मैंने रन किया, कुछ आपका ऐसे आउटपुट आएगा, और यहाँ पे मैंने वन प्रेस किया। तो वन प्रेस करने पे क्या हो, पहले तो वो चेक करे कि आपकी फाइल बनी है कि नहीं बनी है। अगर बनी है तो उस फाइल से जितने भी स्टूडेंट्स का नाम है उसको वो रीड करके शो कर दे, और अगर नहीं बनी है तो वो क्रिएट कर दे। तो अभी स्टार्टिंग में तो बनी नहीं है, तो जैसे ही मैंने वन प्रेस किया, अब ऑटोमेटिकली वो फाइल बन गई होगी। तो जैसे ही मैंने वन प्रेस किया, अब डेस्कटॉप पे आप देखोगे तो देखो ये फाइल बन गई, एक फाइल अपने आप क्रिएट कर दिया उसने, है ना। अब इस फाइल में जैसे जैसे मैं स्टूडेंट्स का नाम ऐड करता जाऊंगा, वो अलग अलग लाइन में क्या होता जाएगा, स्टोर होता जाएगा। तो कैसे करेगा देखो। अब मैंने अगेन अब टू प्रेस किया ऐड करने के लिए, और मैं दो तीन स्टूडेंट्स का नाम ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो उस फाइल में अलग अलग लाइन में ये सारे स्टूडेंट्स का नाम ऐड हो जाना चाहिए, है ना। इस तरह से मैंने चार नाम ऐड कर लिया। अब जब मैं वन प्रेस करूंगा तो उस फाइल से वो सारा डेटा रीड करके यहाँ पे डिस्प्ले कर दे। तो डिस्प्ले कर रहा है, कोई कंफ्यूजन। अब मैं वहां पे फाइल में जाके देखूंगा तो वहां पे सारे स्टूडेंट्स का नाम ऐड हो जाना चाहिए। तो देखो ऐड हो चुका है, यहीं से तो वो डेटा रीड करके डिस्प्ले कर रहा है। अनीता यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या करना है, स्टूडेंट्स को रिमूव करना है। अब मान लो मैंने ऐसे स्टूडेंट का नाम दे दिया जो है ही नहीं, तो मैसेज क्या दे दे, नॉट फाउंड। और अगर मैंने ऐसे स्टूडेंट का नाम दे दिया जो है, तो फिर उसको क्या करे, रिमूव करे, है ना। तो फिर उसमें क्या करे, रिमूव कर दे। तो रिमूव हो गया। अब मैं वन प्रेस करके देखूंगा तो देखो रिमूव हो चुका। और रियल में जाके देखोगे फाइल में, तो फाइल में भी वो नाम होना नहीं चाहिए, तो देखो डिलीट हो गया। आ रही बात समझ में। अब सर्च करना है तो फोर प्रेस करो और कोई भी नाम दे दो, तो होगा तो बता देगा, नहीं होगा तो नॉट फाउंड। और जब मैं फाइव प्रेस करूंगा तो बाहर निकल जाएगा। मोनिका यहाँ तक समझ में आया। यस सर। तो अब कैसे कैसे इसमें कोड में इंप्लीमेंट करना था फाइल हैंडलिंग, ध्यान से समझो। ये नीचे वाला कोड तो बताने की जरूरत नहीं है, ये लूप वाला तो कोड समझ में आ रहा होगा सबको, एक बार देख लो। ये लूप वाला कोड तो बताने की जरूरत नहीं है, सबको समझ में आ रहा है ना। इनफाइनाइट लूप बना रखा है, और जब हम चॉइस में वन देंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, चॉइस में टू देंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, थ्री देंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, फोर देंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, है ना। तो यहाँ तक तो कुछ नया नहीं है। अनीता यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ तक क्लियर है सबको। यस सर। अब मेरे को इन्हीं फंक्शंस को देखना है, तो जो चार फंक्शन हमने बना रखे हैं ना, इन्हीं फंक्शंस का हमें फंक्शनैलिटी देखना है। तो ये वाला फंक्शन क्या करेगा, उस फाइल से सारा डेटा को रीड करके डिस्प्ले करेगा। ये वाला फंक्शन क्या करेगा, फाइल में स्टूडेंट्स के नाम को क्या करेगा, ऐड करेगा। ये वाला फंक्शन क्या करेगा, उस फाइल से स्टूडेंट के नेम को क्या करेगा, रिमूव करेगा। और ये फंक्शन क्या करेगा, सर्च करेगा। सर्च। तो अब हमने कुछ नहीं किया है, ये देखो।
सबसे पहले जैसे ही ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, मैंने अपेंड मोड यूज किया है, तो सबसे पहले वो चेक करेगा कि फाइल है या नहीं है। अगर नहीं होगी तब तो क्रिएट कर देगा, और अगर बनी होगी तो उसके आगे से राइट डाउन करेगा। अपेंड मोड बताया था ना। तो अभी तो फाइल है नहीं, तो आपकी फाइल बन गई। अब देखो, ये वाला फंक्शन तो आप लोग को क्लियर हो रहा होगा कैसे काम कर रहा है। फाइल को मैंने रीड मोड में ओपन किया और लूप चला के 1 बाय 1 नेम को हमने डिस्प्ले कर दिया। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? व्यू वाला फंक्शन क्लियर है? Yes, sir. अब उसमें ऐड करने के लिए ऐड वाला कोड देखो, ये भी क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। फाइल को अपेंड मोड में ओपन किया, अब रन टाइम पे जो जो मैं स्टूडेंट्स का नाम दूंगा उसके साथ हमने न्यू लाइन को कॉन्केटनेट कर दिया, और उस डेटा को हमने उस फाइल में राइट करा दिया। तो ये क्या करेगा, जो जो मैं स्टूडेंट्स का नाम देता जाऊंगा रन टाइम पे, उसको फाइल में राइट करता जाएगा। तो व्यू का और ऐड का फंक्शन आप लोगों को अच्छे से क्लियर? तो दोनों में हमने फाइल हैंडलिंग यूज कर लिया। कोई कंफ्यूजन है इसमें? मोनिका, आया समझ में यहाँ तक? Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे कैसे करना है? अब इसमें जो रिमूव वाला है ना, उसका थोड़ा सा लॉजिक टिपिकल है। तो रिमूव वाला शायद किसी से बना नहीं होगा, बन गया था? तो रिमूव नहीं वाला सर, कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ, बन गया था मोनिका? नहीं बना था सर। तो रिमूव वाला देखो, रिमूव वाले के लिए लॉजिक क्या लगाएंगे। सबसे पहले मैंने उस फाइल को अपेंड मोड में ओपन किया, है ना, और अपेंड करने के बाद जिस भी स्टूडेंट्स के नेम को रिमूव करना है इनपुट करा। ये तीनों लाइन तो सबको समझ में आ रहा होगा। अब जब मैंने आप लोग को फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट बताया था, तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर हम फाइल को ww+a+ मोड में अगर हम ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारा कर्सर हमेशा लास्ट में होता है, बताया था। तो कर्सर जब लास्ट में है तो सबसे पहले जब तक कर्सर को फर्स्ट इंडेक्स पे नहीं लाओगे, है ना, तब तक तो हम इसमें कुछ काम नहीं कर सकते ना। तो सबसे पहले कर्सर को हमें क्या लाना पड़ेगा, स्टार्टिंग में, और उसके बाद 1 बाय 1 कंपेयर करेंगे कि जिस स्टूडेंट्स को नाम को आपको डिलीट करना है वो कंपेयर करे, और जहां पे मिल जाए उसको क्या करे, रिमूव कर दे। तो अब कर्सर को बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन में लाने के लिए मैंने सीक फंक्शन बताया था। ये Yes, सब sir. क्लियर है? तो सीक में 0 इंडेक्स देने का मतलब आपका कर्सर कहीं पे भी हो बिल्कुल स्टार्टिंग में चला जाएगा। अब जब स्टार्टिंग में चला गया, अब मैंने यहाँ पे रीड लाइंस वाला फंक्शन यूज किया। तो आप लोग को मैंने फाइल से डेटा रीड करने के लिए 3 फंक्शन बताया था, एक रीड लाइन और एक रीड लाइंस। और रीड लाइंस के बारे में मैंने बताया था कि ये उस फाइल से सारा डेटा रीड करेगा लिस्ट के फॉर्म में। यानी कि अब इस ये जो वेरिएबल आपका बनेगा वो लिस्ट टाइप का बनेगा, और उस लिस्ट में 0 इंडेक्स पे अमन चला जाएगा, 1 इंडेक्स पे पंकज चला जाएगा, और 2 इंडेक्स पे क्या चला जाएगा, सरोज। अब लिस्ट में जब हमने स्टोर कर लिया, अब मैंने इफ वाला कंडीशन लगाया। इसमें आपका सारा डेटा है, और ए में जो भी आपने स्टूडेंट का नाम रिमूव करना है उसका है। अब ये कंपेयर करेगा, अगर उसमें मैं मिल गया तो उस नेम को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। बात समझ में आई? तो अभी मैंने ए में क्या दिया था, दीपक दिया था, तो दीपक को उसने रिमूव कर दिया। यानी कि अब इस लिस्ट के अंदर 3 ही ने नाम बचा, अमन, पंकज और सरोज। अब ये मैसेज शो कर दिया। तो यहाँ पे दीपक रिमूव तो हो गया, लेकिन फाइल से रिमूव नहीं हुआ, लिस्ट वेरिएबल से रिमूव हुआ। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना। एक हमने स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया, अब हमने यहाँ पे ज्वाइन मेथड यूज किया है। तो ज्वाइन मेथड के बारे में मैंने आप लोग को बताया था। ज्वाइन मेथड क्या करता है, लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके स्ट्रिंग बना देता है। और आप लोगों को मैंने बताया था कि फाइल हैंडलिंग के थ्रू जब भी आप टेक्स्ट फाइल बनाओगे तो उसमें ओनली स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा ही स्टोर करेगा, लिस्ट के फॉर्म में डेटा स्टोर नहीं कर सकता। तो
ज्वाइन क्या करेगा, उस लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके स्ट्रिंग बना देगा, और उस स्ट्रिंग को फिर हमने दोबारा से ओवरराइट करके उस फाइल में राइट कर दिया। तो पुराना जो डेटा था वो सब खत्म हो गया, अब नया डेटा उसमें ओवरराइट हो गया। तो अब जब नया डेटा ओवरराइट होगा तो उसमें दीपक तो नहीं होगा। अब समझ में आया? तो ये लॉजिक आप लोग को लगाना था। अब क्लियर हुआ रिमूव के लिए क्या क्या लॉजिक लगाना है? शुभम आया समझ में? ऐसे ही बनाए थे, थोड़ा डिफरेंट था क्या? लॉजिक क्या लगाए थे, क्या कॉन्सेप्ट बनाए थे? सीधे ओवरराइट करा दी। कॉन्सेप्ट तो यही यूज हो रहा होगा, ठीक है? तो लॉजिक सबको समझ में आया? रिमूव करने का कॉन्सेप्ट क्या लगाना है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो बताओ। मोनिका क्लियर? Yes, sir. और सर्च वाला तो बताने की जरूरत नहीं है, इजी है। तो अब समझ में आ गया कि कैसे बनाना है, अब तो आप लोग कर लोगे ना? Yes, sir. अब इसी की बेस पे बैंक वाला भी आप लोग को बनाना है, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम फाइल हैंडलिंग इंप्लीमेंट करके, है ना? अनीता यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. तो अब एक बार आप लोग ट्राई करके इसको कोशिश करना बनाने का ना। तो कुछ नहीं है, बस हमने इसमें फाइल हैंडलिंग इसमें इंप्लीमेंट कर दिया सबने, है ना? तो विदाउट फाइल हैंडलिंग इस प्रोजेक्ट का कोई फिर एग्जिस्टेंस है नहीं। अब इस वाले प्रोजेक्ट्स को आप अपने रिज्यूम में मेंशन कर सकते हो ना। आ रही बात समझ में? तो फाइल हैंडलिंग में और कोई डाउट है किसी को? फाइल हैंडलिंग में कोई डाउट किसी को? अब तो कर लोगे ना आप लोग? चलो अब नया टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हेडिंग डालो, एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में किसी को कुछ आइडिया है? एक्सेप्शन हैंडलिंग बेसिकली होता क्या है, और पाइथन में हम इसको यूज क्यों करते हैं? रिक्वायरमेंट क्या है एक्सेप्शन को हैंडल करने की? किसी को कुछ आइडिया है एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में? तो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए ये समझिए टॉपिक आप बना। तो अगर हैंडल ना करें तो प्रॉब्लम क्या आएगी, जरूरत क्या है हैंडल करने की? हम्म, हाँ जी शुभम बताइए। अच्छा चलो, एक्सेप्शन हैंडलिंग को समझने से पहले आपको एक्सेप्शंस के बारे में पहले पता होना चाहिए कि एक्सेप्शन होता क्या है, और किस किस सिचुएशन में कब कब किस किस टाइप का एक्सेप्शन आता है। तो जब तक आपको एक्सेप्शंस के बारे में ही नहीं पता होगा, आप हैंडल कैसे करोगे? सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम ढूंढना होगा ना, और जब तक आपको प्रॉब्लम के बारे में पता ही नहीं होगा, आप सोल्यूशन कैसे ढूंढोगे, है ना? तो एक्सेप्शन हैंडलिंग को स्टार्ट करने से पहले हम एक्सेप्शंस के बारे में समझेंगे कि एक्सेप्शन होता क्या है, और कब कब किस किस टाइप का एक्सेप्शन आता है। तो इंटरव्यू में आपसे एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में नहीं पूछेगा, एक्सेप्शंस के बारे में पूछेगा कि पाइथन में किस किस टाइप का एक्सेप्शन आता है और किस किस सिचुएशन में, उसका प्रोग्राम आपको बना बना के समझाना होगा। आ रही बात है? हैंडल करना तो बहुत आसान है, कोई भी हैंडल कर ले। अब सबसे पहले एक्सेप्शन को समझने से पहले
पाइथन में जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम को जब हम कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, तो आपको दो डिफरेंट टाइप के एरर्स मिलेंगे। आ रही बात समझ में? फर्स्ट टाइप का एरर होता है जिसको हम बोलते हैं सिंटेक्स एरर, है ना। और सेकेंड टाइप का जो एरर होता है उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन एरर। बात समझ में आई? एक्सेप्शन भी है क्या, एक तरह का एरर है जो आपका रन टाइम पे आता है। आ रही बात समझ? सिंटेक्स एरर आप हमेशा याद रखना, ये कंपाइलर के थ्रू चेक होता है। जब मैंने आप लोगों को पाइथन का एग्जीक्यूशन स्टेप्स बताया था, ईवीएम का आर्किटेक्चर बताया था, तो मैंने बताया था कि जब पाइथन का हम प्रोग्राम कंपाइल करते हैं तो सबसे पहले कंपाइलर उसको चेक करके होल कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, और फिर वही बाइट कोड वाला फाइल लाइन बाय लाइन कोड इंटरप्रेटर रीड करता है, और फिर आपका जो है आउटपुट आता है ना। तो हमेशा याद रखना कि जो सिंटेक्स एरर है जब भी चेक होगा, चेक बाय कंपाइलर। तो सिंटेक्स एरर हमेशा कंपाइलर के थ्रू चेक होता है, जबकि एक्सेप्शन एरर इंटरप्रेटर के थ्रू चेक होता है। दोनों में डिफरेंस क्लियर? अब कैसे आप समझोगे कि कौन सा सिंटेक्स एरर है और कौन सा एक्सेप्शन एरर है? कोई भी प्रोग्राम जब आप बनाते हो और अगर उसको सिंटेक्स एरर मिल गया तो आपका प्रोग्राम रन करेगा ही नहीं, आपका बाइट कोड बनेगा ही नहीं, और आपका आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन एक्सेप्शन एरर में आपका प्रोग्राम प्रॉपर रन करेगा, आपका आउटपुट भी आएगा। आ रही बात समझ में? अब मैं सिंटेक्स और एक्सेप्शन एरर को कुछ अलग अलग एग्जांपल्स बना के दिखाता हूँ, है ना। तो हमें जो हैंडल करने वाला काम सीखना है, इसको हैंडल करेंगे, इसको हैंडल नहीं कर सकते। आ रही बात समझ में? और सिंटेक्स एरर का मतलब ही यही होता है कि जो पाइथन में जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपने कोड नहीं लिखा। आ रही बात समझ में? अभी तक आपने ये भी सुना होगा कि पाइथन में जब भी हम कोड लिखते हैं तो वो लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है, ठीक है। लेकिन वो लाइन बाय लाइन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको एक्सेप्शन एरर के केस में समझना है, सिंटेक्स एरर के केस में नहीं। सिंटेक्स एरर जब भी आप चेक करेगा वो कंपाइलर चेक करेगा, और कंपाइलर होल प्रोग्राम को वन टाइम एग्जीक्यूट करता है, लाइन बाय लाइन नहीं करता। अब ये कैसे समझ में आएगा, एक दो प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। तो ये हम जो सिंटेक्स एरर और मैं एक्सेप्शन एरर की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये शुरू से हम देख चुके हैं लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। अभी तक स्टार्टिंग से लेके अभी तक हमने जितने भी पाइथन में प्रोग्राम बनाया, ये सारे एक्सेप्शन आ चुके हैं हमारे साथ, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, है ना। अभी मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, अलग अलग मैसेज में शो कर रहा हूँ। चार लाइन का कोड लिखा मैंने, और लास्ट वाले लाइन में मैंने डबल कोट लगाना मैं भूल गया। बात समझ में आ रही? तो अगर हमारा वो जो कॉन्सेप्ट था कि लाइन बाय लाइन हमारा कोड चलता है, तब तो मेरा आउटपुट में वेलकम टू ड्यूकेट तो आना चाहिए, और लास्ट वाले में ही तो एरर आना चाहिए ना, उसको दिखाना चाहिए। लेकिन अभी एक भी लाइन वो रन नहीं करेगा, आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा, यहीं पे तुरंत एरर दिखा देगा, सिंटेक्स एरर। ये देखो, इसका मतलब सिंटेक्स एरर के केस में होल प्रोग्राम वन टाइम एग्जीक्यूट किया ना, तभी तो वो उसने चेक कर लिया। अगर लाइन बाय लाइन कर रहा होता तब तो हमारा वेलकम टू ड्यूकेट आउटपुट में आना चाहिए था। बात समझ में आई? तो हमेशा याद रखना, जो सिंटेक्स एरर है वो होल प्रोग्राम में चेक चेक होता है। लास्ट वाले लाइन में मान लो आपने
500 लाइन का कोड लिखा है और सबसे लास्ट वाले लाइन में अगर आपने अगर सिंटेक्स गलत कर दिया तो एक भी लाइन आपका एग्जीक्यूट नहीं होगी। बात समझ में आ गई? तो सिंटेक्स एरर हमेशा कंपाइलर के थ्रू चेक होता है और कंपाइलर हमेशा आपको पता है कि होल प्रोग्राम को वन टाइम एग्जीक्यूट करता है। बात समझ में आई? तो सिंटेक्स एरर आपको पता ही है कब कब आ सकता है। ये सिचुएशन हो सकता है, दूसरा सिचुएशन अब देखना, सिंटेक्स एरर तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे मेरा सिंटेक्स एरर नहीं है, ध्यान से देखो, कहीं मैंने गलती नहीं की है, रूल्स के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ, लेकिन जो सी वेरिएबल है वो मैंने कहीं डिफाइन नहीं किया। अब इस टाइप के एरर को एक्सेप्शन एरर बोलेंगे। यहाँ पे आपका आउटपुट आएगा और आउटपुट में बताएगा कि जो सी वेरिएबल है वो डिफाइन नहीं है, और इस टाइप के एक्सेप्शन को नेम एरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेम एरर। ये देखो, अब डिफरेंस क्लियर हुआ सिंटेक्स एरर में और एक्सेप्शन एरर में। एक्सेप्शन एरर में पूरा प्रॉपर आपका आउटपुट आएगा, बताएगा वहां पे कि आपने क्या गलती किया है। यहाँ पे वो लाइन बाय लाइन हो रहा है। बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये जो नेम एरर है ये एक्सेप्शन है। तो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि किस किस टाइप का एक्सेप्शन आता है, उसका नाम बताओ और किस किस सिचुएशन में आता है। तो अभी मैं आपको अलग अलग एक्सेप्शन का नाम बताऊंगा, बहुत सारे, और वो सारा नाम आपको याद होना चाहिए, और उसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि कब कब कौन कौन सा मैं प्रोग्राम बनाऊंगा और किस किस सिचुएशन में किस किस टाइप का एक्सेप्शन आता है। अभी हैंडल करना नहीं सीखना, अभी बस एक्सेप्शन के बारे में समझना। अभी आप लोग को सिंटेक्स एरर और एक्सेप्शन एरर दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ। सिंटेक्स एरर का मतलब आप रूल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे, रूल्स के अकॉर्डिंग आप फॉलो नहीं कर रहे, और उस केस में आपका आउटपुट आएगा ही नहीं। समझ गए? मोनिका, यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। अब अगेन मैं दूसरा सिंटेक्स एरर दिखा रहा हूँ। इंडेंटेशन देना होता है, मैंने इंडेंटेशन देना भूल गया, तो ये एक्सेप्शन नहीं है, सिंटेक्स एरर है। आउटपुट नहीं आएगा। यानी कि हम रूल्स के अकॉर्डिंग हमने सिंटेक्स गलत कर दिया। आ गई बात समझ? तो ऐसे ऐसे सिंटेक्स एरर तो समझ में आ रहा है। आप गलती से यहाँ कोलन लगाना था, भूल गए, ये भी सिंटेक्स एरर है, बता रहा है सीधे सीधे। तो सिंटेक्स एरर और एक्सेप्शन एरर में डिफरेंस क्लियर हो गया। यस सर। तो मेन हमें जो पढ़ना है आज वो एक्सेप्शन के बारे में पढ़ना है और उसको हैंडल करना सीखना है। ठीक है, सिंटेक्स तो आपको समझ में आ ही रहा है, ये तो आपको हैंडल करना, बताइए क्या करना है। ये इसमें यहाँ पे कूलर लगा दोगे, काम कर जाएगा। समझ गए? इतनी बात समझ में आ गई सबको, नहीं आई? तो ये चीज क्लियर हुआ कि दो टाइप के आपको एरर्स मिलेंगे, एक सिंटेक्स एरर और एक एक्सेप्शन। और सिंटेक्स एरर हमेशा कंपाइलर के थ्रू चेक होता है और एक्सेप्शन इंटरप्रेटर के थ्रू। कितनी बात क्लियर? चलो, अनीता, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? नो सर। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? यस सर। अब मैं एक्सेप्शंस के बारे में बताने जा रहा हूँ
कि अगर किसी प्रोग्राम में मान लो आप कोई प्रोजेक्ट लेवल पे काम कर रहे हो, है ना, और बीच में कोई एक्सेप्शन आ गया, अब उस एक्सेप्शन के आने की वजह से आपका प्रोग्राम बीच से ही टर्मिनेट कर जाएगा, और बीच से ही टर्मिनेट करने की वजह से आगे वाला जो कोड है वो आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें उसको हैंडल करना होता है, ताकि बीच बीच में अगर कहीं पे भी एक्सेप्शन मिल जाए तो उस एक्सेप्शन को हम हैंडल कर लें। और हैंडल करने का एडवांटेज ये होगा कि आपका प्रोग्राम बीच से टर्मिनेट नहीं होगा और आगे वाला कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। बात समझ में आई? तो एक छोटा सा मैं प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ कि एक्सेप्शन में प्रॉब्लम आती क्या है, ध्यान से समझना। अब मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहा हूँ। मैंने एक प्रोग्राम बनाया, एक लूप चलाया -5 से 5 तक। इसका मतलब ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 4 तक। 10 बार चलेगा ना? अरे -5 से 4 तक एक कम चलता है, 10 बार चलेगा। अब देखो, हमारे अकॉर्डिंग तो प्रोग्राम बिल्कुल सही बना है, सब कुछ सही है, 10 बार लूप चलना चाहिए और 100 में आई से वो डिवाइड करना चाहिए। लेकिन जैसे ही बीच में उसको 0 मिल जाएगा, अब आपको पता है कि किसी भी नंबर में जब आप 0 से डिवाइड करते हो तो आउटपुट क्या आता है, इनफाइनाइट। अब बीच में आई की वैल्यू 0 मिलने की वजह से ये लूप जो 10 बार चलना था वो 5 ही बार चलेगा और 6वें पे टर्मिनेट कर जाएगा। और इस टर्मिनेशन की वजह से अब मेरा आगे वाला जो कोड मैंने लिखा है वो मेरा नहीं चल पाएगा। बीच में एक्सेप्शन आने की वजह से अब मेरा आगे वाला जो कोड है ना वो चल ही नहीं पाएगा, बीच से ही टर्मिनेट कर गया। तो ऐसे ऐसे अनयूजुअल कंडीशंस होते हैं जिसके बारे में प्रोग्रामर डेवलपर को पता नहीं होता, और आपका प्रोग्राम बीच से ही क्या होता है। और इस टाइप के एक्सेप्शन को जीरो डिवीजन एरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये देखो आ गया, बीच में आपका एक्सेप्शन आने की वजह से लूप आपका 10 बार नहीं चल पाया। Yes, sir. -5 पे चला, -4 पे, -3 पे, -2 पे, -1 पे। अब जैसे ही 0 मिला टर्मिनेट, एक्सेप्शन आ गया ना। तो एक्सेप्शन के बारे में समझ में आया। तो ऐसे ऐसे एक्सेप्शंस बहुत आपको मिलेंगे, और इन एक्सेप्शन के आने की वजह से ही आपका प्रोग्राम बीच से टर्मिनेट कर गया और आगे वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। अब यही एक्सेप्शन अगर नहीं होता है तो मेरा ये वाला कोड तो चलता ना। बात समझ में आई? तो एक्सेप्शन के बारे में क्लियर हो गया, और एक्सेप्शन हैंडलिंग भी समझ में आ गया कि हम एक्सेप्शन को हैंडल क्यों करें। अगर मैं एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करूंगा तो आपका प्रोग्राम बीच से टर्मिनेट कर जाएगा और आगे वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं कर। सर इसको एक बार और बताना। कहाँ पे नहीं समझ में आया बताओ? सर यही जो आपने समझाया था, क्या बताओ? आउटपुट में जाके जो समझाया था अभी आपने। यहाँ पे मैंने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया है, 100 डिवाइड बाई आई। यस सर। पहली बार जब लूप चलेगा तो 100 में डिवाइड बाई -5 होगा, यस सर। फिर दूसरी बार 100 में डिवाइड बाई -4 होगा। यस सर। ऐसे वही तो आउटपुट आ रहा है, ये देखो। और बीच में जब 0 आया तो टर्मिनेट कर गया। 100 में जब आप -5 से डिवाइड करोगे तो आउटपुट यही तो आएगा, यस सर। -4, -3, -2, -1। और 0 पे टर्मिनेट कर गया। अगर 0 बीच में नहीं आता तो फिर प्रॉपर आपका 10 बार तो लूप चलता ना। नहीं आया समझ में? यस सर। सर आगे। इस टाइप के एक्सेप्शन को क्या बोलेंगे, जीरो एक्शन। डिवीजन। तो ऐसे ऐसे अनयूजुअल कंडीशंस आते हैं, और उन्हीं को हैंडल करने के लिए हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना होता है। बात समझ में आ रही है सबको? तो डिफिनीशन नोट कर लो।
एक्सेप्शन का वही लिखा है जो मैंने अभी प्रोग्राम बना के समझाया। पढ़ लो एक बार ध्यान से, एक्सेप्शन होता क्या है, एक्सेप्शन क्या होता है, पढ़ लो। एक्सेप्शन का डिफिनीशन लिखा है, पढ़ लो एक बार। अभी मैंने इसी को प्रोग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया। एक्सेप्शन के आने की वजह से आपसे आपका बीच से ही प्रोग्राम क्या होता है, टर्मिनेट कर जाता है। अनीता, यहाँ तक समझ में आया? हाँ, हो गया यहाँ तक? मोनिका, हो गया यहाँ तक? यस सर। तो एक्सेप्शन के बारे में क्लियर हुआ आप लोग को? तो अभी हम हैंडल करना नहीं सीखेंगे, अभी हम एक्सेप्शन के बारे में मैं दिखाने जा रहा हूँ कि किस किस सिचुएशन में कब कब किस किस टाइप का एक्सेप्शन आता है ना। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन का नाम मैं लिख रहा हूँ, है ना। तो अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको नोट नोट डाउन मत करना आप लोग, है ना। इसका नोट्स मैंने बनाया है, वो शेयर कर दूंगा गूगल क्लासरूम में, है। बस समझो टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन। तो मैं एक्सेप्शन का अलग अलग नाम लिख रहा हूँ, मेन मेन, इसको लिखना मत। सबसे पहला एक्सेप्शन का नाम है जीरो डिवीजन एरर। और एक्सेप्शन के जो नाम है वो केस सेंसिटिव होता है। जेड कैपिटल होगा, डी कैपिटल होगा, ई कैपिटल होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि जब हम हैंडल करना सीखेंगे तो वहां पे मेरे को इस एक्सेप्शन का नाम लिखना होगा। तो जब नाम पता होगा तभी तो लिखोगे।
अब एक एक का सिचुएशन पता होना चाहिए कि कब कब जीरो डिवीजन एरर आता है, कब आपका नेम एरर आता है। तो अभी मैं सबका वन बाय वन एग्जाम्पल बना के दिखाता हूँ, है ना। अभी एक्सेप्शन का नाम देखो, तो जीरो डिवीजन एरर आता है, नेम एरर आता है ना, सिंटेक्स एरर आता है, टाइप एरर आता है, ये सब ऑलरेडी आपके साथ आ चुका है। इंडेक्स एरर आता है, की एरर आता है, वैल्यू एरर आता है, इंडेंटेशन एरर आता है, फाइल नॉट फाउंड एरर, इंपोर्ट एरर, या इसी को मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर बोल, ओवरफ्लो एरर, EOF एरर, end of file, end of file एरर। तो ये टोटल आपके पास 12 कॉमन एरर्स हैं, एक्सेप्शंस हैं, जिनके बारे में आपको पता होना ही होना चाहिए। ठीक है, अब इनका मैं वन बाय वन एग्जाम्पल करके दिखाऊं कब कब आता है। अभी मैं हैंडल करना नहीं बता रहा, अभी मैं एक्सेप्शन कब कब आता है वो बताने जा रहा हूं। तो जीरो डिवीजन एरर का तो मैंने एग्जाम्पल अभी बता ही दिया। हाँ, नेम एरर, नेम एरर कब आता है? मान लो आपने एक वेरिएबल बनाया, है ना, और इसको आपने डिस्प्ले कराया, और डिस्प्ले करते समय गलती से आपने वेरिएबल का नाम कुछ और दे दिया, होता है ऐसा। तो वेरिएबल आपने किसी और नाम से डिफाइन किया है और डिस्प्ले किसी और से कर, नहीं मिल रहा है, ये देखो, सीधे सीधे बता रहा है वो कि आपने गलती से ये दे दिया, आपको देना ये था। नेम एरर समझ में आ गया? कोई भी आप ऐसा वेरिएबल आपने दे दिया जो आपने डिफाइन किया ही नहीं, तो हमेशा नेम एरर आए। सिचुएशन समझ में आ रही है सबकी, वन बाय वन। जीरो डिवीजन एरर कब आएगा? जब किसी भी नंबर में आप जीरो से डिवाइड करोगे, है ना। नेम एरर के लिए सिंटेक्स एरर बताइए। ठीक है, मोनिका आ रहा है सामने। यस सर। एक एक एरर का आपको सिचुएशन पता होना चाहिए कि कब कब आता है। टाइप एरर, टाइप एरर कब आएगा? आपको पता है कि किसी भी नंबर में आप किसी स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं। तो मैं एक वेरिएबल में स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों को ऐड करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे टाइप एरर आएगा। सीधे सीधे वो बताएगा कि आप इंटीजर और स्ट्रिंग को आप ऐड नहीं कर सकते, बता रहा है। तो टाइप एरर समझ में आया? कभी भी जब आप स्ट्रिंग में नंबर को आप ऐड करना चाहोगे तो हमेशा टाइप एरर है। वन बाय वन सबको सिचुएशन क्लियर है? जीरो डिवीजन एरर कब आएगा,
नेम एरर कब आएगा, सिंटेक्स एरर कब आएगा, टाइप एरर कब आएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन? इन्हीं को आगे चल के वन बाय वन हमें हैंडल करना सीखना है। अनीता, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब हम देखते हैं इंडेक्स एरर। ये तो हमारे साथ आ ही चुका है। जब हमने इंडेक्सिंग स्लाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट सीखा था तो करके मैंने बताया था, हैं? तो मान लो यस आपने सर। एक लिस्ट बनाया और लिस्ट में आपने वैल्यू स्टोर कर दी, हाँ? अब प्रिंट करके अब डेटा में अब कोई ऐसा इंडेक्स दे दिया जो है ही नहीं। अब 5 इंडेक्स तो है ही नहीं ना, 0 1 2 3 तक ही तो है, तो आउट ऑफ रेंज बताया था इंडेक्स एरर। तो ये तो मैंने जब इंडेक्सिंग स्लाइसिंग करवाया था तो करके दिखाया था। हाँ सर, बताया था। तो सारे एक्सेप्शन आ चुके हैं, बस आप लोगों ने उस समय ध्यान नहीं दिया, अब आप ध्यान दे रहे हो। समझ में आ रहा है? तो सारे एक्सेप्शन आपके साथ आ चुका है, तो बस सिचुएशन में याद रखना है कि किस किस सिचुएशन में कब कब एक्सेप्शन किस किस टाइप का आता है। इंडेक्स एरर क्लियर? जब भी कोई लिस्ट में आप ऐसा इंडेक्स दोगे जो है ही नहीं, इंडेक्स एरर। अब आते हैं की एरर, और जब की एरर की बात आ गई तो इसका मतलब डिक्शनरी। की और वैल्यू का पेयर डिक्शनरी में तो होता है। अब मैंने एक डिक्शनरी बनाया, अब आपको पता है यहाँ पे मैं वो की दूंगा जो है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, काम कर रहा है, हाँ? लेकिन गलती से अगर आपने डिक्शनरी में कोई ऐसा की दे दिया जो है ही नहीं, की एरर आता है ना। यही बता चुका हूँ, एक गेट मेथड बताया था, तो गेट मेथड नन देता है और इंडेक्सिंग में एरर आता है। याद आया? तो की एरर कब आएगा? जब आप डिक्शनरी में कोई ऐसा की दोगे जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वहां पे की एरर आएगी। वन बाय वन सारे एक्सेप्शंस क्लियर हो रहे हैं आप लोगों को? मोनिका, कोई डाउट? नो सर। तो ये जितना मैं बता रहा हूँ ये सब मैं नोट्स शेयर कर दूंगा, इसमें सारा लिखा हुआ है, एक एक के बारे में पूरा डिफिनीशन भी लिखा है मैंने, है ना? तो ये शेयर कर दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना, सारी चीजें लिखनी है। बात समझ में आ रही है? हाँ, चलो आगे देखो। वन बाय वन सारे समझ में आ रहे हैं? अब हम देखते हैं वैल्यू एरर। वैल्यू एरर कब आता है? मैंने आपको एक मैथ लाइब्रेरी बताई थी, याद है? और मैथ लाइब्रेरी में मैंने एक फैक्टोरियल नाम का फंक्शन बताया। रन टाइम पे मैं कोई नंबर इनपुट करता हूँ और उस नंबर का मेरे को फैक्टोरियल निकालना है, और इस नंबर को मैंने यहाँ पे पास कर दिया, हम्म? और इसको प्रिंट में ही डिस्प्ले कर दो। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को? हाँ, तो मैंने रन किया, छोड़ दिया, तो 4 का फैक्टोरियल दिखा रहा है। अब यहाँ पे गलती से अगर आपने निगेटिव नंबर दे दिया तो निगेटिव नंबर का कोई फैक्टोरियल नहीं है, तुरंत वैल्यू एरर आ जाए। बात समझ में आई? यस सर। कोई भी यूजर गलती से निगेटिव नंबर तो दे ही सकता है, वैल्यू एरर आ जाएगा। इसके बारे में मैंने तो सोचा ही नहीं, यूजर निगेटिव नंबर भी दे सकता है और निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल होता ही नहीं। ठीक है?
तो इसी को हमें हैंडल करना सीखना है कि गलती से अगर यूजर कोई निगेटिव नंबर दे दे तो वो बताए कि आपने निगेटिव नंबर दे दिया। सर वैल्यू एरर सिर्फ इसी के लिए होगा, फैक्टोरियल के लिए और किसी के लिए भी हो और भी सकता है? आता है, बहुत सारे सिचुएशन होते हैं, लेकिन मेन सिचुएशन इसका ये, मेन मेन चीजें मैं बता रहा हूँ, आता तो बहुत सारे हैं ना। ओके। तो मेन एक एक आपको सिचुएशन याद होना चाहिए कि पूछ लिया अगर तो आपको बताना है ना। वैल्यू एरर और भी सिचुएशन में आता है। इंडेंटेशन एरर तो आप लोग को अभी मैंने दिखाया, वो तो बताने की जरूरत नहीं है। अभी इंडेंटेशन एरर दिखाया था ना। चलो, फाइल नॉट फाउंड एरर, ये कब आएगा? है, तो ये फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड है। जब मैंने आप लोग को फाइल हैंडलिंग करवाया था तो मैंने आप लोग को बताया था कि जब भी आप कोई फाइल रीड मोड में ओपन करते हो तो वो फाइल पहले से एग्जिस्ट होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो डेटा तो रीड करेगा नहीं। हाँ, अब यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगा क्योंकि फाइल तो है नहीं। और आर प्लस के लिए मैंने कंडीशन बताया था कि जब तक फाइल आपकी एग्जिस्ट नहीं होगी ना तो वो रीड करेगा ना राइट करेगा। तो फाइल नॉट फाउंड आ जाएगा, ये देखो। अनीता आ रहा है समझ में वन बाई वन एक्सेप्शन के बारे में? मोनिका कोई डाउट? नो सर। यस सर। वन बाई वन एक्सेप्शन सबको क्लियर हो रहा है कैसे कैसे आ रहे हैं? कहीं कोई यस सर। डाउट तो नहीं है किसी को? तो इन्हीं एक्सेप्शंस के हमें वन बाई वन हैंडल करना सीखना है। इतना क्लियर? चलो और देखो, इंपोर्ट एरर या इसी को मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर भी बोलते हैं। तो ये कब आता है? पाइथन में अगर आपने गलती से कोई ऐसी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली जो पहले से इंस्टॉल्ड है ही नहीं, है ना। तो ये लाइब्रेरी पहले से इंस्टॉल नहीं होता आइडल में, पाइथन में ना। तो अब जब तक आप इसको इंस्टॉल नहीं करोगे, अब अगर मैं रन करता हूँ तो देखो एरर आ जाएगा। एक्सेप्शन आ गया, इंपोर्ट रिक्वेस्ट मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। कह रहा है कि ये जो रिक्वेस्ट लाइब्रेरी आप इंपोर्ट कर रहे हो वो है ही नहीं, पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो कोई भी लाइब्रेरी अगर आपने गलती से इंपोर्ट कर लिया और वो पहले से इंस्टॉल नहीं है तो एरर आएगा ना। बात समझ में आ गई सबको? तो बहुत सारे पाइथन में ऐसी ऐसी लाइब्रेरी मिलेगी जो पहले से इंस्टॉल नहीं होती। और लाइब्रेरी इंस्टॉल करने का कमांड होता है पिप इंस्टॉल लाइब्रेरी का नाम। पिप का फुल फॉर्म होता है पाइथन इंस्टॉल पैकेजेस। बताया था ना, एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करना बताया था मैंने। यस सर। कौन सा? सेंड टू ट्रेस बताया था ना। वैसे ही इस लाइब्रेरी को भी उसी लोकेशन पे हमें इंस्टॉल करना होगा तभी मैं इसको यूज कर सकता हूँ। ठीक है। और ये रिक्वेस्ट वाली लाइब्रेरी जब हम डेटा एनालिसिस करेंगे, वेब स्क्रैपिंग पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा यूज होगा। वेब स्क्रैपिंग का यूज करके कुछ रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स हम बनाएंगे तो वहाँ पे यूज होगा। लाइव वेबसाइट के यूआरएल से डेटा अगर आपको लेना है तो रिक्वेस्ट लाइब्रेरी यूज करनी है। समझ गए? फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, वहाँ से डेटा को मेरे को स्क्रैप करके और अपनी एक एक्सेल की फाइल बनानी है, उसमें स्टोर करना है, वहाँ यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है सबको? ओवरफ्लो, वन बाय वन एक्सेप्शंस के बारे में सबको क्लियर हो रहा है? मोनिका यहाँ तक कोई डाउट? नो सर।
ओवरफ्लो एरर कब आता है, देखो ध्यान से। मैथ लाइब्रेरी मैंने इंपोर्ट किया है ना, और मैंने एक्सपोनेंट नाम का एक फंक्शन होता है इसमें मैथ लाइब्रेरी के अंदर ना, और मैंने यहाँ पे 10 का एक्सपोनेंट निकाला, तो शो कर देगा 10 का एक्सपोनेंट शो कर रहा है। अब गलती से मैंने कोई ऐसे नंबर का एक्सपोनेंट निकालना चाह रहा हूँ मैं 1000 का, जिसका बहुत ज्यादा होता है, वो शो कर ही नहीं सकता। ये देखो, तो 1000 का एक्सपोनेंट बहुत ज्यादा होता है, उसको वो डिस्प्ले नहीं कर सकता। ओवरफ्लो हो गया, बात समझ में आई। हमने रेंज बहुत ज्यादा दे दिया और उस रेंज का एक्सपोनेंट शो कर ही नहीं सकता। क्लियर हुआ? तो अब आप लोगों को मेन मेन एक्सेप्शंस के बारे में अच्छे से समझ में आ गई बात, नहीं आई? सारे एक्सेप्शंस के बारे में क्लियर? अनीता कोई डाउट? मोनिका यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। तो ये वाला मैं नोट्स शेयर करूंगा आप लोग को, और इसमें पूरा अच्छे से सारा डिटेल है। एक्सेप्शन का डिफिनीशन भी है और वेरियस टाइप के एक्सेप्शंस हैं, सबके अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। तो ये मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा, सारा मैंने बनाया हुआ है, एक एक चीज लिखा हुआ है, एक एक एक्सेप्शन के बारे में कब कब आता है ना। तो ये सब इंटरव्यू में पूछा जाएगा। इंडेक्स एरर कब आता है, की एरर कब आता है, वैल्यू एरर कब आता है, इंडेंटेशन एरर कब आता है, फाइल नॉट फाउंड एरर कब आता है, इंपोर्ट एरर, ओवरफ्लो एरर, सारा। ठीक है, तो एक्सेप्शन के बारे में सबको क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ किसी को। हाँ जी, पीछे सब समझ में आ रहा है? अब मैं हैंडल करना बताऊं इनको? अभी तो हमने बस एक्सेप्शंस के बारे में सीखा। सर और आपने एक और बताया था ई ऑफ एरर करके। हाँ, फाइल हैंडलिंग में आता है वो। ओके। कितना क्लियर है? अब आपसे पूछा जाएगा कि पाइथन में जितने भी टाइप के एक्सेप्शंस आते हैं उनको हैंडल करने के लिए पाइथन में कितने टाइप के ब्लॉक होते हैं। तो आपको बताना है कि 4 टाइप के ब्लॉक होते हैं, है ना। अब चारों ब्लॉक का यूज क्या क्या होता है, तो ध्यान से समझना। एक इमेज है, इसको भी मैं अपलोड कर दूंगा, चारों ब्लॉक के बारे में डिटेल में। पाइथन में किसी भी टाइप का अगर आपके पास एक्सेप्शन आता है और उसको अगर आपको हैंडल करना है, तो ये 4 टाइप के ब्लॉक होते हैं। और इन 4 टाइप के ब्लॉक में ट्राई और एक्सेप्ट वाला ब्लॉक यूज करना मैंडेटरी है। बाकी इल्स और फाइनली वाला जो ब्लॉक है वो ऑप्शनल है। बात समझ में आ रही? तो नोट कर लेना कि ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक यूज करना मैंडेटरी है। पाइथन में प्रोग्राम आप बनाते हो, किसी भी टाइप का एक्सेप्शन आ गया, अगर उसको हैंडल करना है तो बिना ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक यूज किए बिना आप किसी भी टाइप के एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर सकते। तो ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक मैंडेटरी है और इल्स और फाइनली वाला ब्लॉक ऑप्शनल है। आप यूज करो ना करो आपकी मर्जी। इतना बात समझ में है? C++ में, जावा में
इसी एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए वहां पे ट्राई, कैच और थ्रो होता था। तो पाइथन में कैच और थ्रो कीवर्ड होता नहीं है, तो उसकी जगह पे, कैच की जगह पे एक्सेप्ट बना दिया। बात समझ में आई? एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो कॉन्सेप्ट है पाइथन ने सी प्लस प्लस और जावा से ही इसने बोरो किया हुआ है। ठीक है, अब एक एक ब्लॉक का काम क्या है ध्यान से समझना। ये चारों कीवर्ड है ना। अब इस इमेज में अगर ध्यान से देखो तो हर ब्लॉक में कर्ली ब्रेसेस लगा हुआ है, तो वो केवल ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। कर्ली ब्रेसेस का कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं पाइथन में। यहाँ पे कोलन लगाएंगे, है ना। तो ट्राई के आगे कोलन लगेगा, एक्सेप्ट के आगे कोलन लगेगा। ब्लॉक का मतलब कोलन लगाना होता है ना, जैसे हमने कंडीशनल स्टेटमेंट और लूप में देखा था, है ना। तो कर्ली ब्रेसेस लगाना नहीं है, बस वो ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। आ रही बात समझ में? कोई कंफ्यूजन? तो आपको पता है पाइथन में जो ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है वो कोलन और इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट दे रखा है ना। बाकी सी प्लस प्लस जावा में हमें कर्ली ब्रेसेस लगाना होता था, है ना। यहाँ तक बात समझ में आई? अब ट्राई वाला जो ब्लॉक है, ट्राई का काम क्या होता है? पूरे होल प्रोग्राम में ट्राई जो ब्लॉक है वो चेक करता है कि पूरे होल प्रोग्राम में किसी भी टाइप का एक्सेप्शन है या नहीं है। मतलब ट्राई का काम बस ये है कि पूरे होल प्रोग्राम में सर्च करना, फाइंड आउट करना कि किसी भी टाइप का एक्सेप्शन है या नहीं है। अगर उसको एक्सेप्शन मिल गया तो उस एक्सेप्शन को तुरंत वो एक्सेप्ट ब्लॉक के पास सेंड कर देता है। यानी कि ट्राई ब्लॉक के पास ये राइट नहीं है कि वो एक्सेप्शन सर्च भी करे और उसको हैंडल भी करे। ट्राई ब्लॉक के पास बस यही राइट होता है कि वो पूरे होल प्रोग्राम में वो सर्च करे कि किसी भी टाइप का एक्सेप्शन है या नहीं है। अगर एक्सेप्शन मिल गया तो उस एक्सेप्शन को वो तुरंत एक्सेप्ट ब्लॉक के पास सेंड कर देता है। और एक्सेप्ट ब्लॉक के पास ही ये राइट है कि वो चेक करेगा कि किस टाइप का एक्सेप्शन है और फिर उसको वो हैंडल करता है। यानी कि हैंडल करने का सारा राइट आपके पास एक्सेप्ट ब्लॉक के पास। यानी कि किसी भी टाइप का एक्सेप्शन अगर आया आपके पास पाइथन प्रोग्राम में तो उसको हैंडल वाला जो कोड है वो कौन से ब्लॉक में लिखोगे? एक्सेप्ट में। इतनी बात समझ में आ गई? और बिना एक्सेप्ट ब्लॉक यूज किए आप किसी भी एक्सेप्शन को आप हैंडल नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? और जब तक आप ट्राई ब्लॉक यूज नहीं करोगे तब तक आप एक्सेप्ट और फाइनली ब्लॉक यूज नहीं कर सकते। आप चाहो कि मैं सीधे सीधे केवल एक्सेप्ट ब्लॉक यूज कर लूं, काम नहीं करेगा। फाइनली ब्लॉक सीधे सीधे मैं यूज कर लूं, काम नहीं करेगा। बिना ट्राई किए ना आपका एक्सेप्ट चलेगा ना फाइनली चलेगा। सबसे पहले वो सर्च करेगा कि आपने ट्राई ब्लॉक यूज किया है या नहीं किया। आप एक प्रोग्राम में ट्राई और फाइनली यूज कर सकते हो बिना एक्सेप्ट के, है ना। आ रही बात समझ में? लेकिन ट्राई यूज करना मैंडेटरी है। इतनी बात क्लियर हुआ? तो ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक के बारे में आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया कि ट्राई का काम क्या है, एक्सेप्ट का काम क्या है। अनीता कोई डाउट? मोनिका आ गया समझ में यहाँ तो? यस सर। और फाइनली वाला जो ब्लॉक है वो आपका ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा। आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन हो या ना हो, हमेशा चलेगा। बात समझ में आई? तो फाइनली ब्लॉक ऑप्शनल है, आप यूज करो ना करो आपकी मर्जी। और यहीं पे एक इल्स वाला ब्लॉक है। इल्स वाला ब्लॉक आप तभी यूज करोगे जब आप एक्सेप्ट ब्लॉक यूज किए। बिना एक्सेप्ट ब्लॉक यूज किए आप इल्स ब्लॉक यूज नहीं कर सकते। अब इल्स वाला ब्लॉक कब हम यूज करेंगे? मान लो मेरे पास कोई भी प्रोग्राम में एक्सेप्शन है और मेरे को उसको हैंडल करना है। अब मैं एक्सेप्शन को दो तरह से हैंडल कर सकता हूँ, एक तो कंडीशन के बेस पे और एक विदाउट कंडीशन। अगर कंडीशन के बेस पे अगर आपको हैंडल करना है तो उस केस में आपको इल्स वाला ब्लॉक यूज करना होगा। और उस केस में अगर कोई भी एक्सेप्शन है और उसको कंडीशन के बेस पे
हैंडल कर रहे हो। अब कंडीशन या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अब कंडीशन अगर ट्रू होगा तो एक्सेप्ट वाला ब्लॉक चलेगा, और कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। जस्ट लाइक इफ एल्स की तरह काम करेगा। तो एक्सेप्ट ब्लॉक समझो इफ है ना, ट्रू के केस में काम करेगा, और ये फॉल्स केस। चारों ब्लॉक का यूज क्लियर हो गया सबको? यस सर। कहीं कोई डाउट है तो बताओ। अब मैं हैंडल करके दिखाऊं? सर एक्सेप्ट का फिर से बता दीजिए। एक्सेप्ट ब्लॉक के पास ही राइट है कि किसी भी टाइप के एक्सेप्शन को हैंडल करना। ट्राई का काम है बस एक्सेप्शन सर्च करना, फाइंड आउट करना कि प्रोग्राम में एक्सेप्शन है कि नहीं है। अगर है तो तुरंत उस एक्सेप्शन को वो एक्सेप्ट ब्लॉक के पास सेंड कर देता है, और एक्सेप्ट ब्लॉक चेक करता है किस टाइप का एक्सेप्शन है, और फिर उसको वो हैंडल करता है। तो अगर किसी प्रोग्राम में एक्सेप्शन उसको नहीं मिला तो ट्राई ब्लॉक कभी भी एक्सेप्ट ब्लॉक में नहीं जाएगा। एक्सेप्ट ब्लॉक में आपका तभी कोड जाएगा, प्रोग्राम जाएगा, जब उसको एक्सेप्शन मिले। अब जरूरी थोड़ा ना कि एक्सेप्शन मिलेगा ही। भारी बात है। कोई डाउट? नो सर। चलो अब मैं एक हैंडल करके दिखाता हूँ। मैं जीरो डिवीजन एरर को 3 अलग अलग तरह से हैंडल करके दिखाऊंगा। अभी मैं पहला जो वे यूज कर रहा हूँ उसमें मैं कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट यूज करूंगा। कॉन्टिन्यू के बारे में तो आपको पता ही है कि जिस भी कंडीशन पे कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट ट्रू मिलता है उस स्टेटमेंट को स्किप करके और फिर से आपका लूप जो है, ब्लॉक जो है, कॉन्टिन्यू चलने लगता है ना। तो देखना ध्यान से। अभी जो मैंने प्रोग्राम बनाया था, ध्यान से समझना, लिखना मत अभी। अभी इस प्रोग्राम में मेरा एक्सेप्शन आ गया था, जीरो पे टर्मिनेट कर जा रहा था ना। अब इसी को मेरे को हैंडल करना है, जीरो डिवीजन एरर। अब मैं इस लूप के अंदर ट्राई वाला ब्लॉक यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ट्राई का काम क्या है? चेक करेगा एक्सेप्शन है कि नहीं है, और जब एक्सेप्शन मिलेगा तो तुरंत एक्सेप्ट ब्लॉक में चला जाएगा, जंप कर जाएगा ना। अब मैंने यहाँ पे वही वाला लगा दिया और प्रिंट करके यहाँ पे मैं आई को डिस्प्ले कर देता हूँ। और जब मैं आई को डिस्प्ले करूंगा तो क्या आएगा? -5, -4, -3, -2, -1, और जीरो स्किप हो जाएगा, और 1 2 3 4 ये आना चाहिए अगर हैंडल हो जाएगा तो, है ना। तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि मेरा लूप प्रॉपर चल गया। इतना क्लियर? अब मैं एक्सेप्ट वाला ब्लॉक यूज कर रहा हूँ। अब जैसे ही आई की वैल्यू जीरो मिलेगी एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर चला जाएगा ना। अब एक्सेप्ट ब्लॉक में मैंने एक्सेप्शन का नाम लिखा जीरो डिवीजन एरर। ये सेंसिटिव होता है, और यहीं पे मैंने कंटिन्यू यूज कर लिया। अब कंटिन्यू क्या करेगा? जैसे ही उसको जीरो डिवीजन एरर मिलेगा स्किप करके फिर से आपका ब्लॉक कंटिन्यू चलेगा। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि कुछ और भी कोड लिखूं। अगर हैंडल अगर मेरा हो चुका होगा तो ये वाला कोड भी चलना चाहिए, आगे वाला कोड एग्जीक्यूट होगा ना। पहले तो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। अब देखना सारा काम करेगा प्रॉपर। हैंडल हो गया, जीरो पे स्किप हो गया। चाहो तो यहाँ पे एक्स की आई की वैल्यू ना डिस्प्ले करके एक्स की वैल्यू डिस्प्ले कर दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मोनिका आया समझ में? यस सर। और आगे वाला कोड भी एग्जीक्यूट कर रहा है मेरा। अब तो हमारा प्रोग्राम 20 से टर्मिनेट नहीं किया ना, यहाँ पे एक्सेप्शन मिला मैंने उसको स्किप कर दिया और आगे तक का कोड हमारा चल रहा है। तो ऐसे ऐसे रियल सिनेरियो में हमें एक्सेप्शंस को हैंडल करना होता है। अगर वही हैंडल नहीं करता आगे वाला कोड तो मेरा चलता ही नहीं।
क्लियर हुआ सबको? नोट कर लो। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो पूछ लेना। तो ये मैंने पहला टाइप का एक्सेप्शंस को हैंडल किया, जीरो डिवीजन एरर को। ऐसे ही हमें वन बाय वन सारे एक्सेप्शंस को हैंडल करना सीखना है। कोई डाउट? नोट करो, ये नोट्स में नहीं है। अनीता, यहाँ तक कोई डाउट? सर जैसे ये जो आपने लिखा है एक्सेप्ट जीरो। हाँ, एक्सेप्शन का नाम लिखा है मैंने। हम्म। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक्सेप्शन का नाम मेरे को याद ही नहीं, तो फिर मैं क्या करूँगा ना? यस सर। वही बताता हूँ। अभी मैं 3 तरह से बताऊंगा। अभी तो मेरे को पता था कि इसमें जीरो डिवीजन एरर है, तो मैंने एक्सेप्शन का नाम लिख दिया। अब जरूरी थोड़ी है कि हर प्रोग्राम में मेरे को एक्सेप्शन का नाम पता हो। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? क्लियर है? ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक कैसे काम कर रहा है? तो बिना एक्सेप्ट ब्लॉक यूज किए आप किसी भी एक्सेप्शन को हैंडल। अब मैं गलती से अगर मैं ये एक्सेप्ट वाला ब्लॉक हटाई दूं, ये लो, कोई काम तो करेगा? हैंडल नहीं होगा, फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी। ये दो, बता रहा है ना, एक्सेप्ट ब्लॉक यूज करना होगा। दिखा रहा है, कह रहा है कोई ना कोई एक ब्लॉक और यूज करो आप, एक्सेप्ट या फाइनली लिख रहा है। मतलब ट्राई के साथ या तो आप एक्सेप्ट ब्लॉक यूज करो या फाइनली कोई ना कोई एक और ब्लॉक यूज करना। अब यहाँ पे सिंटेक्स एरर आ गया, यानी कि रूल्स के अकॉर्डिंग आप नहीं चल रहे। समझ गए? अब यहाँ पे, हाँ, जरूरी नहीं है कि मैं एक्सेप्शन का नाम लिखूं। अगर मैं एक्सेप्शन का नाम नहीं भी लिखूंगा तो भी हमारा हैंडल होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो, प्रॉब्लम थोड़ा आ रही है। आप जरूरी नहीं कि एक्सेप्शन का नाम लिखो, हैंडल तो कर ही रहा है वो। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अनीता, कोई डाउट? नो सर। चलो, अब मैं दूसरे तरीके से जीरो डिवीजन एरर को हैंडल करना बता रहा हूँ। अब मैं कंटिन्यू यूज नहीं करूंगा, विदाउट कंटिन्यू मेरे को जीरो डिवीजन एरर को हैंडल करना है। और इसमें मैं कंडीशन के बेस पे हैंडल करूंगा। अभी तो मैंने कोई कंडीशन यूज नहीं किया। अब मैं चाहता हूं कि इस एक्सेप्शन को हैंडल तो करूं कंडीशन के बेस पे। अब हमें इल्स वाला ब्लॉक भी यूज करना पड़ेगा। मतलब मैं एक्सेप्शन को हैंडल भी करना चाहता हूं और कुछ अलग ऑपरेशन भी परफॉर्म करना चाहता हूं प्रोग्राम में। तो कैसे करूंगा? देखो, मैं 2 एम्प्टी लिस्ट बनाता हूं। एक मैंने एम्प्टी लिस्ट बनाया, आर लिस्ट, रिजल्ट लिस्ट। इस लिस्ट में मैं एक्स की वैल्यू स्टोर कराऊंगा। एक्स की मल्टीपल वैल्यू होगी। अरे, एक्स में पहले -5 से डिवाइड करेगा, -4 आएगा ना। एक्स वाली वैल्यू सारा इसमें स्टोर करूंगा इस लिस्ट में। और एक दूसरा मैंने लिस्ट बनाया एम्प्टी, उसमें मैं एक्सेप्शन का नाम स्टोर करूंगा। इतनी बात समझ में आ गई? एक्सेप्शन लिस्ट, रिजल्ट लिस्ट। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, अब देखो कैसे करूंगा मैं। एस कीवर्ड का यूज करके जो इस प्रोग्राम में एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन के नेम को मैं इस वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा। कोई भी एक वेरिएबल ले लो। इस वेरिएबल में जो भी इस प्रोग्राम में एक्सेप्शन है उसके नेम को ये होल्ड करेगा, और उस नेम को मेरे को इस लिस्ट में अपेंड करना है। तो मैंने इस लिस्ट में क्या किया? अपेंड कर दिया। तो यानी कि अब अगर मैं इस लिस्ट को जब डिस्प्ले करूंगा
तो इस लिस्ट में एक्सेप्शन का नाम आ जाएगा, और जब जब एक्सेप्शन नहीं आएगा तो हमारा इल्स वाले ब्लॉक में जाएगा, और इल्स वाले ब्लॉक में मैंने इस लिस्ट के अंदर एक्स की वैल्यू अपेंड कर दी। कहीं कोई दिक्कत? यानी कि इल्स वाले पार्ट में कब कब जाएगा? जब जब एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। -5 पे, -4, -3, -2, -1, 0 पे वो एक्सेप्ट ब्लॉक में चला जाएगा। अब दोनों लिस्ट को मैंने डिस्प्ले कर दिया। तो यहाँ पे मैंने हैंडल भी कर लिया और उसके साथ साथ मैंने कुछ अलग ऑपरेशन भी परफॉर्म कर लिया। मोनिका, समझ में आया ये चीज? यस सर। ये देखो, यहाँ पे आई की वैल्यू डिस्प्ले करो। अब ठीक है, ध्यान से समझो। देखो, पहले वाली लिस्ट में एक्सेप्शन का नाम जा रहा है, ये देखो एक्सेप्शन का नाम चला गया पूरा, और दूसरी लिस्ट में एक्स वाली वैल्यू आ गई सारी। अब समझ में आया? काम वही हो रहा है यहाँ पे भी, लेकिन हैंडल के साथ साथ मैंने कुछ दूसरा ऑपरेशन भी कर लिया। जो आउटपुट है उसको स्टोर भी कर लिया लिस्ट में, ताकि मैं उसको आगे यूज कर पाऊँ। तो अब यहाँ पे मैंने तीनों ब्लॉक यूज किया, ट्राई भी, एक्सेप्ट भी और इल्स भी। अब क्लियर हुआ? नोट कर लो। अनीता, आया समझ में ये चीज? यस सर। तो जीरो डिवीजन एरर को मैंने दो अलग अलग तरह से हैंडल करना बताया। पहले में मैंने कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट यूज किया था, और इसमें मैंने कोई भी कॉन्टिन्यू यूज नहीं किया। सबको क्लियर हो रहा है? और ये एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, जिसका जिसका फुल स्टैक है, फुल स्टैक डेवलपमेंट, उनको तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, सबसे ज्यादा यूज होगा। डेटा साइंस मशीन लर्निंग में इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन जिसका जिसका फुल स्टैक है जेंगो, उसमें इसके बिना तो कुछ काम ही नहीं होना। वेबसाइट डेवलपमेंट में एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा यूज होता है। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? मोनिका, आ रहा है सामने? यस सर। हाँ जी, सबको क्लियर है? शुभम? यहां तक नोट डाउन कर लिया सबने? नीचे आ रहा है समझ में? अब यहीं पे आपसे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी तक जो मैंने जीरो डिवीजन एरर को हैंडल करना मैंने बताया दो तरह से, दोनों प्रोग्राम में मेरे को जीरो डिवीजन एरर लिखना पड़ रहा है, हैं? अभी तो मेरे को पता था तो मैंने लिख दिया। अब आपसे बोल दिया गया कि एक प्रोग्राम है, उसमें एक्सेप्शन है, लेकिन आपको नहीं पता कि किस टाइप का एक्सेप्शन है। तो मैं चाहता हूं कि मैं ऐसा प्रोग्राम बनाऊं कि वो पाइथन खुद बताए मेरे को कि इस प्रोग्राम में आपका इस टाइप का एक्सेप्शन है, और वो हैंडल भी करे। बात समझ में आ रही है? मेरे को एक्सेप्शन का नाम नहीं पता, मैं चाहता हूँ वो खुद बताए, ठीक है? हैंडल भी करे और बताए भी कि इस प्रोग्राम में इस टाइप का एक्सेप्शन है। समझ गए? सारे एक्सेप्शन का नाम हमें याद तो होगा नहीं, और एक्सेप्शन में नेम देने में हमें गलती होने के चांसेस ज्यादा है। कहाँ पे कैपिटल है, कहाँ पे स्मॉल है ना दिक्कत? तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए पाइथन ने एक एक्सेप्शन नाम का एक कीवर्ड बना दिया, और वो एक्सेप्शन जो कीवर्ड है वो फादर है एक्सेप्शन का। मतलब उसके
उस कीवर्ड में सारे जितने भी एक्सेप्शंस होते हैं पाइथन में, जितने भी जिसके बारे में आपको पता है, जिसके बारे में नहीं पता, सब पहले से डिफाइंड है। उसको बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद बताएगा। तो मैं कुछ नहीं करूंगा। अब मेरे को यहाँ पे उस कीवर्ड को नाम दे दो, ई कैपिटल होगा, ठीक है। तो ये फादर है एक्सेप्शन का। तो जब भी आपको ना पता हो कि किसी प्रोग्राम में एक्सेप्शन किस टाइप का है, ये यूज कर लो, खुद ही बताएगा वो। ये देखो, आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। पहले मैं बता रहा था, अब मैंने बताया नहीं, खुद वो बता रहा है। तो अभी मैंने जितने टाइप के एक्सेप्शन लिखवाए थे, सब में आप हैंडल करने में इसको यूज कर सकते हो। वो खुद बताएगा इसमें टाइप एरर है, इसमें नेम एरर है, इसमें इंडेक्स एरर है, वो खुद बताएगा। बात समझ में आ रही है अनीता? कोई डाउट? हाँ हाँ, यूज कर लो, लेकिन दोनों का अपना अलग अलग एडवांटेज है। एक्चुअली में अगर ये यूज करोगे तो जो मैसेज है वो खुद जो इसके अंदर डिफाइंड है वो बताएगा, और वो मैसेज आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर मैं एक्सेप्शन का अगर नाम मेरे को पता है तो मैं नाम देके अपने अकॉर्डिंग मैसेज डिफाइन कर सकता हूँ। तो दोनों मैं यूज करके बताऊंगा कैसे कैसे करें। बात समझ में आ गई सबको? तो जीरो डिवीजन एरर को 3 अलग अलग तरह से हैंडल करना मैंने बताया। कहीं कोई कंफ्यूजन? अनीता? नो सर। अब कल से मैं इस बैच को 10 बजे शिफ्ट कर रहा हूँ। तो कल से आप लोगों को 10 बजे आना है। अब इस बैच का टाइम 10 बजे होगा, ठीक है? ठीक है सर। अब आप लोग को एक काम करना है, सुन लो। अब से जो रिकॉर्डिंग है ना, वो 10 बजे वाले बैच में मैं डालूंगा। तो आप लोग को कुछ नहीं करना, मधु सर से कांटेक्ट करके 10 बजे वाला जो मेरा क्लासरूम चल रहा है, गूगल क्लासरूम, उसमें आप लोग को ऐड हो जाना है। ऑनलाइन का लिंक यही रहेगा। बस आप लोग को जिसको जिसको ऑनलाइन करना है, सेम इसी लिंक पे 10 बजे आप लोग को ज्वाइन करना है। आ रही बात समझ में? तो 10 बजे मेरा एक बैच चल रहा है, उसमें भी सेम यही टॉपिक है। सेम यहीं से कल आगे कंटिन्यू करूंगा। आ रही बात समझ में सबको? मोनिका, आ गया समझ में? यस सर। तो याद से कल आप लोग 10 बजे आप लोग को आना है, जो जो ऑफलाइन है, और जो जो ऑनलाइन है सेम लिंक पे 10 बजे आप लोग को ज्वाइन करना है। ओके सर। अब आज वाली रिकॉर्डिंग तो इसमें अपलोड करूंगा। अरे सुन लो, आज वाली रिकॉर्डिंग तो इसमें अपलोड कर दूंगा मैं, और पीछे वाले जितने हैं सब रिकॉर्डिंग डाउनलोड कर लेना। उसके बाद इस वाले ग्रुप को मैं डिलीट कर दूंगा। अब उसके बाद आप लोग को कल से जो रिकॉर्डिंग है वो 10 बजे वाले में मिल जाएगा, और उसमें डाउनलोड करना है। तो अब आप लोग का टाइम 10 से 11:30 रहेगा, ठीक है? ओके सर। और 10 से 12 भी हो सकता है। तो अब इसके बाद आप लोगों का पाइथन खत्म हो जाएगा। तो अब आप लोगों का माइस्क्यूएल और मंगो डीबी चलेगा। तो उसमें आप लोग को ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है? ओके सर। तो याद रखना आप सब लोग। चलो ठीक कल है। मिलते हैं 10 बजे। ओके सर।